टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कंचन त्रिपाठी, सुमित, राजकुमार गुप्ता, अरविंद यादव, प्रिंसिपाल। अभी मैं जैसे क्लास पे आया तो किसी बच्चे का एक कमेंट दिखा मुझे, सर राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया को अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है। ये प्री में एक सवाल आता भी है कि महाभियोग को प्रक्रिया को अर्धन्यायिक प्रक्रिया। बता देता हूँ, किताब में कहीं लिखा नहीं रहता ना, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं बहुत कि राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया को अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है। देखिए, संसद को इस बात का अधिकार है कि अगर भारत का राष्ट्रपति संविधान पर अतिक्रमण करे, संविधान का उल्लंघन करे, तो उसके लिए महाभियोग के प्रस्ताव के माध्यम से हटा दे। महाभियोग के प्रस्ताव के माध्यम से हटा दे, लेकिन केवल इन्हें हटाने का अधिकार है, उस अपराध के लिए या उस संविधान के उल्लंघन के लिए दंड देने का अधिकार नहीं है। यह काम न्यायपालिका का होगा। तो इसलिए इनकी जो महाभियोग की प्रक्रिया है, यह कौन सी प्रक्रिया कहलाई जाती है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कही जाती है। ये प्री में सवाल भी पूछा जाता है, क्या राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है? आंसर है यस। ठीक है, समझ में आ गया भाई? चलिए एक बार जरा मुझे बताइए, कल मैंने कहां पे समाप्त किया था आपकी क्लास? राष्ट्रीय आपात बता दिया था, ये तो मुझे याद आ रहा है शायद। क्या मैंने राष्ट्रपति शासन भी बता दिया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए, केवल राष्ट्रीय आपात बताया था या राष्ट्रपति शासन भी बताया था? एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्रांति कुशवाहा, अमित दुबे, रमेश बिंद, राम कृपाल, निधि कुमारी। कल क्लास कहां तक पक्का हुआ था? राष्ट्रीय आपात पूरा हो गया था या राष्ट्रपति शासन में? नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं होती बताने। क्यों बुलाई? इसके लिए आवश्यकता नहीं होती। अभिषेक मिश्रा, राष्ट्रपति शासन बताना है ना? ठीक, हेडिंग बनाइए राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन में पहला पॉइंट, आधार क्या है, फिर विस्तार कैसे होगा, फिर प्रभाव क्या पड़ेगा, फिर समाप्त कैसे होगा, समाप्त कैसे होगा, फिर प्रथम बार कहाँ लगा, प्रथम बार कहाँ लगा, और फिर सर्वाधिक बार कहाँ लगा, सर्वाधिक बार कहां लगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 356। इसी में राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की अधिकार मिलता है। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति शासन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसके स्थान पर संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात की गई है। विफलता की बात की गई है। और एक कथन याद रखिएगा डॉक्टर अंबेडकर जी का, अभी स्टार्ट ही हो रही है भाई। एक डॉक्टर अंबेडकर जी का कथन है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने राष्ट्रपति शासन को डेड लेटर यानी मृत पत्र की संज्ञा दी। राष्ट्रपति शासन को डेड लेटर यानी कि मृत पत्र की संज्ञा दी। मृत पत्र की संज्ञा दी। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा था क्योंकि उनको ऐसा मानना था
कि भविष्य में चलकर राष्ट्रपति शासन राज्यों की सुरक्षा की बजाय ज़्यादातर ही अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसे क्या कहा, डेड लेटर, यानी कि मृत्यु पत्र की इसकी संज्ञा दी। ये बेसिक बात याद रखिएगा। पहले आर्टिकल 356 है, लाया कैसे जाता है, जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा आधार पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए, कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तब वह राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। तब वह राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आर्टिकल 356 क्या कहता है, जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा, और अन्यथा शब्द का यहां व्यापक अर्थ होगा। अन्यथा का शाब्दिक अर्थ इंग्लिश में होता है अदरवाइज, और अदरवाइज की अगर आप व्याख्या करें तो बहुत व्यापक व्याख्या निकलेगी इसकी। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या किसी अन्य माध्यम से भी यह समाधान हो जाए, यानी कि यह पता चल जाए कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, जिसका मतलब हुआ कि राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। ऐसी दशाओं में उस राज्य के भीतर भारत का राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। तो प्रायः ये जानकारी ज़्यादातर लोगों को रहती है। लेकिन इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद 356 के अलावा अनुच्छेद 365 भी, अनुच्छेद 365 भी राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। आर्टिकल 365 क्या कहता है, मैं बोल रहा हूं, इसे लिख लीजिएगा। आर्टिकल 365 कहता है यदि किसी राज्य के द्वारा केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न किया जाए, यदि किसी राज्य के द्वारा केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न किया जाए तो उस राज्य के भीतर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाएगी। इसे भी राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाएगी। लेकिन कब, जब केंद्र के किसी निर्देश का पालन राज्यों के द्वारा न किया जाए तो भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 365 के तहत भी किसी राज्य के भीतर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान न केवल 356 में ही किया गया है बल्कि 365 में भी किया गया है। एकदम स्पष्ट। ये बात आधार की हो गई। लेकिन सवाल उठता है कि अगर एक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो गई तो इसका विस्तार कैसे होगा। तो विस्तार के लिए फ्रेंड ध्यान रखिएगा, यदि संसद ने 2 माह के भीतर, अब 1 माह नहीं होगा, राष्ट्रीय आपात में 1 माह के भीतर बताया था, संसद ने 2 माह के भीतर इसे साधारण बहुमत से विस्तारित कर दिया तो यह 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा।
विस्तारित का मतलब हुआ कि अनुमोदित कर दिया। साधारण बहुमत से अनुमोदित कर दिया। अनुमोदित का मतलब हो जाएगा पास कर दिया, स्वीकृति दे दी। तो यह 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन यहां पर अब ध्यान रखिएगा, अगर किसी राज्य के भीतर 1 वर्ष से अधिक के लिए, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष के 1 वर्ष से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना है, राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो 2 शर्तों का होना जरूरी हो। तो 2 शर्तों का होना जरूरी है। वह कौन कौन सी 2 शर्तें हैं, ध्यान से देखिएगा। पहली शर्त तो ये, देश के भीतर आपातकाल लागू हो। देश के भीतर आपातकाल लागू हो। देश के भीतर आपातकाल लागू हो। और दूसरी शर्त यह है कि भारत का निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि अभी चुनाव करा पाना संभव नहीं है। दूसरी शर्त यह कि भारत का निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि अभी चुनाव करा पाना संभव नहीं है। मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूं। विस्तार में मैंने बताया कि जैसे ही भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाएगी, तो संसद के द्वारा 2 माह के भीतर यदि इसे साधारण बहुमत से अनुमोदित कर दिया गया, अनुमोदन का मतलब हुआ स्वीकृति दे दी गई, पास कर दिया गया इस प्रस्ताव को, तो 1 वर्ष 6 महीने के लिए इसे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन यदि किसी राज्य के भीतर 1 साल से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो 2 शर्तों का होना जरूरी है। पहली शर्त क्या है, देश के भीतर आपातकाल लागू हो, यानी इमरजेंसी लागू हो, राष्ट्रीय आपात। और दूसरा कि भारत का निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि अभी चुनाव करा पाना संभव नहीं है। अगर ये दोनों शर्तें लागू हो जाएंगी, तो किसी राज्य के भीतर 1 वर्ष से अधिक समय के लिए भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अरे प्रभाव पे पहुंचोगे तब पा जानेंगे ना। अर्चना सिंह जी ने कहा है, राष्ट्रपति शासन में होता क्या है सर, प्लीज बता दीजिए। अभी जब प्रभाव पे पहुंचेंगे तब तो पता चलेगा कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो क्या प्रभाव होगा। जो प्रभाव होगा वही होगा। और फिर से वही मिस्टेक किए कि टॉपिक पूरा नहीं हुआ, उससे पहले हड़बड़ी हो गई आपको। यही तो डेली आप लोगों को समझा रहे, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे। पेशेंस नहीं आ पा रहा, इतनी जल्दी क्यों आप लोग हड़बड़ा जाते हैं। अभी टॉपिक चल रहा है, मैंने केवल आधार बताया, विस्तार बताया, प्रभाव पे हम पहुंचे ही नहीं। और आपने कहा कि राष्ट्रपति शासन में होता क्या है सर, प्लीज बता दीजिए। तो जब वहां पहुंचेंगे, टॉपिक खत्म होगा तब तो जान पाएंगे। टॉपिक से पहले पूछेंगे तो कैसे जान पाएंगे। फिर आप कहेंगे कि सर आप गुस्सा हो गए, आप डाउट नहीं क्लियर किए। डाउट जब बचेगा तब तो क्लियर होगा। आप तो पूरी बात तो करने तो दीजिए, क्यों इतनी जल्दी आप परेशान हो जाते हैं। जब मैंने बता दिया पढ़ने का तरीका क्या होता है कि कोई टॉपिक जब शुरू किया गया, उस टॉपिक को पहले पूरा तो होने दो मेरे भाई। जब टॉपिक पूरा हो जाएगा फिर मैं खुद ही पूछ रहा हूं एक टॉपिक, अब तो मैं लास्ट में भी नहीं, हर टॉपिक के बाद पूछ रहा हूं, ये भैया क्लियर हो गया, कोई डाउट हो तो पूछ लो। लेकिन टॉपिक के पहले ही आप लोग क्वेश्चन करते हैं, तो कैसे क्लियर, कैसे पढ़ पाएंगे। अर्चना सिंह जी ध्यान दीजिए, आपका 5वां क्लास हो गया। पहली क्लास से आप लोगों को समझा रहा हूं कि पढ़ने का सही तरीका सीख लो, पढ़ा कैसे जाता है। ये पढ़ने का तरीका होता है कि जो टॉपिक टीचर डिस्कस कर रहा है पहले इसको डिस्कस हो जाने दो। अब तो इतने सारी चीजों को पढ़ के देख लिया कि जो टॉपिक सर पढ़ाते हैं उसमें कुछ बच नहीं रहा है, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जा रही हैं। तो टॉपिक तो खत्म होने का ध्यान रखिए कम से कम अर्चना जी। अभी तो प्रभाव में वही बताएंगे कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो राज्य के भीतर क्या होगा। जब कोई टॉपिक डील किया करो तो जब तक पढ़ाओ तब तक कम से कम उंगलियों पे थोड़ा कंट्रोल कर लिया करो, तब तक थोड़ा सुन लो।
हाँ तो धैर्य तो रखिए, धैर्य के बाद अगर नहीं पूरा होगा तो पूछेगा। चाहे साइंस बैकग्राउंड से है चाहे कॉमर्स से, पॉलिटी का पी भी नहीं जानते होंगे तो पूरी क्लास पढ़ने के बाद पॉलिटी सीख के जाएंगे। यकीन करिए, ट्रस्ट करिए, विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। पॉलिटी सीख के जाएंगे, कुछ भी पॉलिटी के बारे में नहीं जानते फिर भी सीख के जाएंगे। लेकिन जब आप पढ़ाने ही नहीं देंगे तो कैसे सीख पाएंगे? हमको पढ़ाने तो दीजिए, टॉपिक खत्म तो ये वाला हो जाए, राष्ट्रपति शासन। तो जितने सवाल है अगर उसका जवाब न मिल जाए, इसलिए पहले ही घेर दिया कि इतने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको। एकदम साइंटिफिक तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है? थोड़ा धैर्य बनाइए प्लीज भैया। चलिए कोई बात नहीं, फिर से चलते हैं। तो मैंने बताया कि अगर किसी राज्य के भीतर एक साल से अधिक राष्ट्रपति शासन लगाना है तो इन दो शर्तों का होना जरूरी है। लेकिन सवाल उठता है कि इसका मतलब है कि राष्ट्रीय आपात में, जैसे आपने बताया था कि नेशनल इमरजेंसी में अगर संसद हर 6 महीने में ऐसा प्रस्ताव पारित करती रहे तो इसे 6 महीने तक विस्तारित किया जा सकता है, मतलब अनंत काल तक विस्तारित किया जा सकता है। क्या राष्ट्रपति शासन को भी किसी राज्य के भीतर अनंत समय तक विस्तारित किया जा सकता है? आंसर है नो। आंसर है नो, क्योंकि किसी राज्य के भीतर राष्ट्रपति शासन अधिकतम अधिकतम 3 वर्ष तक लग सकता है। 3 वर्ष तक लग सकता है। चल नहीं रही पेन भाई। अधिकतम 3 वर्ष तक लग सकता है। तो ये प्री में सवाल पूछा जाता है कि किसी राज्य के भीतर राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 महीने के लिए लग सकता है। कितने महीने तक के लिए? 6 महीने, सॉरी 3 वर्ष के लिए लग सकता है, 3 वर्ष से अधिक नहीं। और ये इसके पूरे विस्तार की प्रक्रिया है। सवाल पूछा जाएगा राष्ट्रपति शासन को संसद कितने महीने के भीतर स्वीकृति देगी? 2 महीने के भीतर। कैसे बहुमत से? साधारण बहुमत से। और किसी राज्य के भीतर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिनों तक लग सकता है? तो 3 वर्ष तक। अब आ गया प्रभाव पे। देखिए निधि जी, क्या नाम था? अर्चना जी। अब आपका सवाल यहां पर जवाब मिल जाएगा। अब यहां आपका जवाब मिल जाएगा, और ये तब भी मिलता जब आप अभी नहीं पूछते, थोड़ा सा धैर्य बनाए होते। अब प्रभाव देखिएगा। बोर्ड चल नहीं रहा है। जब किसी राज्य के भीतर राष्ट्रपति शासन लगता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए अर्चना जी, राज्य की सारी शक्तियां, एक सेकंड की, बोर्ड चल नहीं रहा। मिनिमम का कोई नहीं है, अधिकतम है प्रशांत कुमार। क्योंकि मिनिमम में तो हो सकता है अगर 10 दिन में न पास करे 10 दिन में समाप्त हो जाएगा, 1 महीने में न करे 1 ही महीने में हो जाएगा। देखिए बोर्ड नहीं चल रहा है। देखिए बोर्ड में जैसे लिख रहे हैं प्रभाव, बोर्ड थोड़ा हैंग कर रहा है, इस वजह से आ नहीं रहा शायद ये। प्रभाव पहला क्या पड़ेगा? राज्य की सारी शक्तियां केंद्र में आ जाएंगी। बोर्ड चल नहीं रहा है, एक सेकंड जरा रुकिएगा आप लोग।
देखो ये भी बंदा, ये भी गए, भी गए। मैं फिर से बताता हूं, अभी बोर्ड सपोर्ट करने लगा, बोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसी वजह से थोड़ा सा तो रुका था मैं। देखिए, राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या पड़ेगा? जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा, राज्य की सारी शक्तियां केंद्र में आ जाएंगी, राज्य की सारी शक्तियां केंद्र में आ जाएंगी, राज्य की सारी शक्तियां केंद्र में आ जाएंगी। पहले राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता था? राज्य विधानमंडल। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा, अब राज्य सूची के विषयों पर कानून संसद बनाएगी। उस राज्य सूची के विषय पर कानून अब कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। और कहने का मतलब है, अब राज्यों का पूरा शासन केंद्र के निर्देशानुसार चलेगा, और केंद्र के निर्देशानुसार मतलब राष्ट्रपति के अनुसार, और राष्ट्रपति के अनुसार का मतलब हुआ व्यवहारिक तौर पर मंत्री परिषद के अनुसार। इसीलिए राष्ट्रपति का शासन जब राज्यों में चलने लगता है, उसी को नाम दिया जाता है राष्ट्रपति शासन। समझ में आ गया भाई? क्या नाम था आपका? अर्चना जी। यह है राष्ट्रपति शासन। यह केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव पड़ता है जब देश किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। तो आपका सवाल हमसे होना चाहिए कि सर, जब आपने राष्ट्रीय अपराध पढ़ा है तो आपने कहा फंडामेंटल राइट्स पर भी प्रभाव पड़ता है, फंडामेंटल राइट्स स्थगित हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। क्या किसी राज्य के भीतर जब राष्ट्रपति शासन लगता है, प्रेसिडेंशियल रूल लगता है, तो फंडामेंटल राइट्स पर कोई प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है नो। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब किसी राज्य के भीतर राष्ट्रपति शासन लगता है। फंडामेंटल राइट्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी बात, एक बात यहां पर और ध्यान रखना है फिर आपको। मैंने एक बात कही तो जरूर आपसे कि जब कभी भी किसी राज्य के भीतर राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो राज्य की सारी शक्तियां केंद्र में चली जाएंगी, लेकिन एक शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह है हाई कोर्ट की शक्ति, वह है राज्य के हाई कोर्ट की शक्ति। राज्य के हाई कोर्ट की शक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसकी शक्तियों में कोई कमी नहीं आएगी। अब क्या पॉइंट बचा आपका? कैसे समाप्त होगा? समझ में आ गया अर्चना जी? राष्ट्रपति शासन जब लगेगा तो राज्यों में क्या होता होगा? अब पूरा शासन राज्य का केंद्र के निर्देशानुसार चलने लगेगा। अब यह समाप्त कैसे होगा? समाप्त इसे 3 तरीके से किया जा सकता है। कैसे? राष्ट्रपति जब चाहे इसे वापस ले ले, राष्ट्रपति जब चाहे इसे वापस ले ले। दूसरा 6 माह बीत जाने के बाद संसद अनुमोदित न करे। 6 माह संसद अनुमोदित ना करे। ये बोर्ड लिख नहीं रहा है, इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं बोल रहा हूं, इसको आप नोट करिए। 6 माह बीत जाने के बाद संसद इसका अनुमोदन न करे। ठीक है? ये 2 तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो हाई कोर्ट भी समाप्त कर सकता है। कौन समाप्त कर सकता है? आप लिखिए इसको, यह बोर्ड पे लिखा नहीं जा रहा है, अभी सपोर्ट नहीं हो रहा है, कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो राज्य का हाई कोर्ट भी इसे समाप्त कर सकता है। इस 3 तरीके से किसी राज्य के भीतर राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया जा सकता है। 2 फैक्ट और इसे लिख लीजिए, फिर बोर्ड हम सही कराते हैं। दूसरा फैक्ट क्या है? एग्जाम में प्री में सवाल पूछा जाएगा कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया। एग्जाम में प्री में सवाल पूछा जाएगा, एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो आंसर क्या दीजिएगा? नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए, आपकी पेन चल रही होगी, यहां तो नहीं चल पा रहा अभी, तो लिखिए कि 1951 में पेप्सू प्रांत में 1951 में पेप्सू प्रांत में पहली बार लगाया गया था राष्ट्रपति शासन। पटियाला ऑफ ईस्ट पंजाब यूनियन स्टेट्स कहा जाता है पेप्सू।
वो पहले हिमाचल प्रदेश का जो आसपास का एरिया था उसे पेप्सू प्रांत के नाम से जाना जाता था। और 1951 में पहली बार वहीं पर क्या लगाया गया था, राष्ट्रपति शासन। एक फैक्ट ये पूछा जाएगा फ्री में आपके। दूसरा फैक्ट ये पूछा जाएगा कि सर्वाधिक बार कहां लगाया गया। अब वर्तमान स्थिति ये हो गई, सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहां पर लगा है, मणिपुर में। कहां लगा है, नोट कर लीजिए, मणिपुर में 12 बार हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है। तो ये नहीं पूछा जाएगा सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, पूछा यही जाएगा कि सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहां लगा। नोट कर लीजिए, मणिपुर में। पहली बार कब लगा था, 1951 के पेप्सू प्रांत में लगा था। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, प्री में समीक्षाधिकारी सवाल क्या पूछेगा। एक घटना चक्र की समीक्षाधिकारी की अलग से किताब आती है, एक घटना चक्र की पॉलिटी ही अलग से आती है। तो घटना चक्र एक खरीद लीजिए मार्केट से, समीक्षाधिकारी वाली। तो कम से कम आपको ये आइडिया लग जाए, कम से कम आपको एक आइडिया लग जाए कि वाकई हमारे एग्जामिनेशन जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में उस विषय को लेकर उस टॉपिक से कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। तब आपको यह आइडिया लग जाता है हमें क्या पढ़ना चाहिए। किसी भी यही टॉपिक जो आपका यहां है ना, यही खंड शिक्षा अधिकारी में है, यही पीसीएस में भी है, यही टॉपिक आईएएस में भी है। लेकिन सभी परीक्षाओं के पूछे जाने की प्रकृति अलग अलग होती है, यही आपको समझना होता है। समीक्षा अधिकारी का लेवल अलग है, आईएएस का लेवल अलग है, पीसीएस का लेवल अलग है। लेकिन फिर भी मैंने इस लेवल को बना के रखा है कि अगर समीक्षा अधिकारी अपना लेवल पीसीएस के ऊपर भी जाकर आईएएस लेवल तक भी सवाल पूछे, आपसे हो जाए। इसलिए पहले समीक्षा अधिकारी वाले सवाल सॉल्व कर लीजिए घटना चक्र ला करके। उसके बाद घटना चक्र में अगर राष्ट्रपति से जितने सवाल पूछे गए हों अलग अलग परीक्षाओं में, वो सब सॉल्व कर डालिए और देखिए जो हमको पढ़ाया जा रहा है उस पढ़ाए जाने के बाद हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं। यूपी में 10 बार। अब देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूं सवाल राष्ट्रपति शासन में क्या क्या आएगा। पहला सवाल पूछा जाएगा राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 356 में। कौन लगाता है, राष्ट्रपति। किसकी रिपोर्ट पर, राज्यपाल की रिपोर्ट पर। और किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, 365 में। 365 के अनुसार कब लगाता है, जब केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करे। संसद कैसे इसका विस्तार करती है, 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से। अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो प्रभाव क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स पर कोई प्रभाव नहीं होता है। केंद्र राज्य संबंधों पर राज्य की सारी शक्तियां केंद्र में आ जाती हैं। कैसे समाप्त होता है, राष्ट्रपति जब चाहे वापस ले ले, संसद 6 महीने बीत जाने के बाद अनुमोदन न करे और हाईकोर्ट भी इसे समाप्त कर सकता है। सबसे पहली बार कब लगाया गया था, पेप्सू प्रांत में 1951 में। सबसे अधिक बार कहां लग चुका है अब तक, मणिपुर में 12 बार, यूपी में लगभग 10 बार। ठीक है, ये आपका राष्ट्रपति शासन है। अब मैं बोर्ड चेंज करा रहा हूं, एक बार इसको चेंज करते हैं इस पे, क्योंकि बोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है, अभी कुछ इसमें लिखा नहीं जा रहा है। तो अभी बोर्ड सही करके फिर आगे कंटिन्यू करते हैं वित्तीय आपात को। ठीक है, 5 मिनट का रेस्ट लेना होगा आपको।
और बताया था उसके 2 क्लास बंद हो गई है। चलिए भाई, अभी चलने लगा होगा। तो अभिषेक मिश्रा, मैंने आपके एक सवाल को देखा, अच्छा सवाल पूछा है आपने। आपने सवाल पूछा है कि सर, क्या राज्य का हाईकोर्ट बिना केंद्र की सलाह पर राष्ट्रपति शासन को हटा सकता है, और अगर हाँ तो दोनों में गतिरोध पैदा होने की स्थिति में क्या होगा? देखिए, राष्ट्रपति शासन जो लगा है उसको हाई सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है कि केंद्र सरकार ने लगाया है? केंद्र सरकार ने लगाया है। राज्य का शीर्ष अदालत कौन है? सुप्रीम कोर्ट है कि हाई कोर्ट है? हाई कोर्ट है। तो केंद्र के द्वारा कोई कार्य अगर किया गया है, अब राज्य के हाई कोर्ट को लगता है ये राजनीतिक हितों को साधने के लिए किया गया है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, शासन सुचारू रूप से चल रहा है, तो वह समाप्त कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर उसके विरोध में जाकर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी कर दे कि नहीं, अभी राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा, अभी स्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं, गतिरोध की स्थिति आ जाएगी, तो जाहिर सी बात है हमारे देश में एकल न्यायपालिका है, तब सुप्रीम कोर्ट शीर्ष पर है, तब सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाएगी। लेकिन ऐसा जब सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई हस्तक्षेप करेगा तब, क्योंकि राज्य के शीर्ष अदालत के रूप में हाई कोर्ट है, राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया हो केंद्र के द्वारा लगाया गया है, तो ये शक्ति हाई कोर्ट को मिली है। लेकिन विरोधाभास की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सर्वोच्च होगा। अभिषेक मिश्रा, आपका डाउट क्लियर हो गया? अनिल कुमार ने क्या पूछा है भाई? सर, राज्य में मंत्री परिषद होता है, केंद्र में राष्ट्रपति, तो फिर मंत्री परिषद के अनुसार कैसे शासन चलेगा? ये किसने बता दिया कि राज्य में मंत्री परिषद होता है, केंद्र में राष्ट्रपति? बेस बड़ा कमजोर है ना। मंत्री परिषद केंद्र में भी होता है, मंत्री परिषद राज्य में भी होता है। राज्य का मंत्री परिषद राज्यपाल को सलाह देता है, केंद्र का मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देता है। केंद्र में जो भूमिका राष्ट्रपति की होती है, राज्यों में वही भूमिका राज्यपाल की होती है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अब हेडिंग बनाइए वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। सेम चीजें यहां भी वही होगी। आधार, विस्तार, प्रभाव, समापन। अब तक कितनी बार? आधार क्या होता है? जब देश में वित्तीय अस्थायित्व या साख, साख का मतलब होता है क्रेडिट, क्रेडिट खतरे में हो, इसको बहुत सरल भाषा में कह सकते हैं पैसे का संकट आ गया हो। बहुत सरल भाषा में कह सकते हैं पैसे का संकट आ गया हो, तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपात की घोषणा करेगा। वित्तीय आपात की घोषणा करेगा। जब कभी भी देश में कोई पैसे का संकट आ जाए, आर्थिक संकट आ जाए और मंत्रिपरिषद ऐसी सलाह दे दे राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करेगा।
अब इसका विस्तार कैसे होगा? विस्तार इसका तब होगा जब संसद 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे यानी कि अनुमोदित कर दे, तब इसे 6 महीने के लिए विस्तारित कर दिया जाएगा। अब आपको हमसे पूछना चाहिए कि सर क्या राष्ट्रीय आपात की तला अनंत काल तक? इस पर हमारा संविधान मौन है। संविधान कैसे मौन हो गया? वो भी बोलता है क्या? मतलब इसके बाद हमारे संविधान में कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी यह सामान्य परंपरा में मान लिया गया है। प्रत्येक 6 माह में अगर संसद का अनुमोदन होता रहे, इसे अनंत काल तक विस्तारित किया जा सकता है। इसे अनंत काल तक विस्तारित किया जा सकता है। और अगर एक बार देश में वित्तीय आपात लागू हो गया तो होता क्या है, प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव क्या पड़ेगा उसको देखिए जरा ध्यान से। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को छोड़कर सभी संवैधानिक पदाधिकारी एवं सरकारी कर्मचारी के वेतन में कटौती की जा सकती है। देखिए, प्रॉब्लम इस बात की है कि बोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्लास चल पाना संभव नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्लास यहीं पर रोका जा रहा है वित्तीय आपात के प्रभाव पर। अब जैसे ही टीम आकर इसको वर्क करेगी, जो भी तकनीकी समस्याएं होंगी जो सपोर्ट नहीं कर रही है, जैसे ही ठीक होगा तो आपको मैसेज किया जाएगा इसके आगे की क्लास के लिए। तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे हम व्यक्तिगत रूप में, और क्योंकि आधे क्लास ही आपकी हो पाई, कुल मिला के आप कह सकते हैं 40 मिनट ही आपकी क्लास हो पाई है सही से। तो और बोर्ड ना सपोर्ट करने की वजह से, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, हम लगातार लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको पूरा नोट्स बनाते हुए चीज़ों को लिखना है। तो इसी प्रभाव से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई? ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।